अच्छा मेरे बच्चों, हमने अब तक जो है वो कवर कर लिया था, क्या क्या हमने कवर कर लिया था? बोरिंग कॉस्ट हम कवर कर रहे थे, लेकिन हमने उसमें स्पेसिफिक बोरिंग देख लिया था और एक जनरल बोरिंग भी देख लिया था, याद आ रहा? आज हमने उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। एक क्वेश्चन हमने दिया था और हमने उसको वैसे इस पर हमने क्लास ऑफ कर दी थी, ऐसा ही था? मैं कराऊँ उसको? यही किया आप लोगों ने घर से कर लिया था? अच्छा, आप लोग अपना जवाब मैच कर लो, मैं इसको करा देता हूँ। सर हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग भी थी, इसमें जनरल बोरिंग भी थी, और जो स्पेसिफिक बोरिंग थी वो थी कितने की? 200 मिलियन की। इस पे सूद का रेट है 15% का, इनकम का रेट 6% है, और ओडी हमारे पास कितना है? 24%। अच्छा जी, फिर ये 3 एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने इसी पैसे में से किए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 200 मिलियन के लोन में से खर्चा ऑलमोस्ट कोई 700 मिलियन रुपए का हो गया, ऐसा? तो ये बाकी पैसे कहाँ से आए होंगे? ऑब्वियसली ओडी से आए होंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वो कह रहा है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक क्या आ रहा है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, एक और एसेट कंप्लीट हुआ है कब? 31 दिसंबर को। अच्छा, वो कह रहा है बोरोइंग रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, इसका क्या मतलब है? जो स्पेसिफिक लोन है वो हमने एंड तक पे नहीं किया, ऐसा? अच्छा जी, आए ज़रा मैं इसका टेबल बनाऊं सर। सबसे पहले हमारे पास सर मंथ्स, एक्सपेंडिचर और बैलेंस, ऐसा? मुझे बताया मेरे पास कितने रुपए का लोन पहले दिन मौजूद था? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और मुझे बताओ मेरे पास बैलेंस था 200 मिलियन का। इसमें तो कोई खर्चा नहीं हुआ जनवरी में। फेब में खर्चा हुआ कितने का? 150 रुपये का। लेफ्ट ओवर रह गया 50। अब कब तक 50 चला? अप्रैल तक। मार्च में 50, अप्रैल में खर्चा हुआ कितने का? अब हम चले गए जनाब ओवरड्राफ्ट में, 250 नेगेटिव। ये 250 नेगेटिव कब तक रहा? और अगस्त में हमने क्या किया? 250 का हमने और खर्चा कर दिया, जुलाई में खर्चा किया, ओके ठीक। तो हम सर नेगेटिव 500 में चले गए कब तक? डन हो गया जी। अब आपसे कहा जा रहा है जी बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकालें। हमने कहा भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कौन सा? स्पेसिफिक लोन। कितने मिलियन का लोन है? कितने महीने काम नहीं हुआ? सर 2 महीने काम नहीं हुआ यहाँ पर, और बस ऐसा है। ये चल रहा है, बंद है क्या ये? पता नहीं यार, फिर भी लग रहा है कि चल रहा है ऐसे। अच्छा जी, फिर इसके बाद 2 महीने ख़राब हुए हैं बस, बाकी सर बाकी पूरे 10 महीनों में काम होता रहा है, खर्चा होता रहा है। सूद का रेट कितना बेटा? अच्छा, इनकम है इसमें कोई? इनकम है सिर्फ 2 महीने, 50 और 50, ऐसे। इनकम का रेट 0.5। तो इसका मतलब है हमारी स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो 24.5 की कैपिटलाइज हुई है, ऐसा। इसी तरह मेरे पास फिर क्या आता जी? जनरल को हम ऐसे नहीं देखते हैं। जनरल को हम ये देखते हैं हमारे 250 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहे कितने महीने? 3 महीने। और फिर इसके बाद ये 500 का ये आउटस्टैंडिंग रहे कितने? 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसा। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे? अब मुझे एक साथ बताओ कितने? 65। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए?
ऐसा है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि CWIP कितने का है, खैर अब तो CWIP साल के एंड पे क्या बन गया, PP बन गया, तो बताओ PP कितने का है? हम कहेंगे जी 150, 300, 250, ये कितने हो गए? 700। और इसके अलावा जो हराम है वो भी हमने कैपिटलाइज करना है। ऐसा है मेरे बच्चों, इतना कर लोगे अब पक्का? आज हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये किसी ने कॉपी करना है तो कर ले, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँ। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। चलो जी, शाबाश जी। चलो मैं इसको कराऊं। अच्छा, चूंकि ये ऐसे ही सवाल है जैसे अभी हमने इससे पहले किया, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लिफ्ट नहीं कराना चाह रहा, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक 450 रुपये का लोन है, स्पेसिफिक 18% वाला। ठीक है जी, सरप्लस फंड्स जो है वो 10% कमा के दे रहे हैं, और ये हमारे पास खर्चे हैं। ये खर्चे हमारे पास लगभग कोई 850 रुपये के। लोन कितने का हमारे पास? तो इसका मतलब है हमारे पास जनरल बोरिंग ज़रूर यूज़ हुई होगी। ठीक है, और जनरल बोरिंग का रेट कितना है जी? 24%। तो हमारे पास सर मंथ्स एक्सपेंडिचर और बैलेंस ऐसे ही है। मेरे पास सर जनवरी से जनवरी से मैंने लोन लिया है। मुझे बताएं, हमने ये लोन जब लिया था, खर्चा हमने कब से किया है? 1 फ़रवरी से। तो लोन है 450 रुपये का इधर। फ़रवरी में खर्चा हुआ है कितने का? 250। मई में खर्चा हुआ है कितने का? 280। और अगस्त में खर्चा हुआ 320 का। सर 250 निकलने के बाद 200 रह गए। 200 भी हम सरप्लस में ही है ना, अभी तक पैसे हमारे पास अपने पड़े हुए। फिर 80 रुपये हम नेगेटिव में चले गए। बेटा अगर तुम्हारी जेब में 200 रुपये पड़े हुए हैं और 280 तुमसे कोई मांग ले, और उसके बाद भी तुम्हारी जेब में 80 रुपये पड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है बोतल बड़ी वाली आई थी। हाँ जी, बस। हाँ सर बस। आप बताएं जी स्पेसिफिक कितना? कोई काम बन रहा है किसी महीने में? नहीं तो 10 महीने, 10 नवंबर की 30 पे काम बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। दिसंबर में आया ही नहीं है काम, और जनवरी के अंदर हम वैसे ही जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे। ये निकल गया, और यहाँ दिसंबर भी बना दो, उसको भी ऐसे काट दो। ठीक है, अब बताओ जी 12% क्या आ रहा है? 67 पॉइंट। इनकम है कुछ 200 की 3 महीने, 10% पे कितना रह गया? इनकम स्पेसिफिक के बाद जनरल का क्या सीन है?
80 रुपये 3 महीने और 400 रुपये 1 2 3 4 महीने। भाई गिन लिया करो, शर्म फील नहीं किया करो कि मैं गिनती गिनूंगा अभी। ना सॉरी 24%, 36.3। तो ये 79 वाले कौन से नशे थे? क्या किया था उन्होंने? 102 वाले जो थे वो जनवरी का भी इंटरेस्ट डाल दिया, इनकम डाल दी। अच्छा, इनकम 3 महीने कैसे? आओ गिनती करें, 1 2 और 3। और जी, और किसी का कोई मसला नहीं? CWI भी नहीं चाहिए, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकालना था बस। बड़े आगे अभी आई कैप करेंगे ना तो मैं अंदाजा हो जाएगा। चलो जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालोगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बोर्ड पर देखिएगा, टिश्यू टिश्यू टिश्यू। सर बोर्ड पे देखिएगा, मुझे एक बात बताएं, एक बिल्डिंग बननी है, ठीक है? ये एक बिल्डिंग है जो आपने बनानी है। इसको बनाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? मैं बताता हूँ। पैसा सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक लोन से। हो सकता है ना, आप एक बैंक के पास जाओ, आप बैंक से कहोगे मुझे लोन चाहिए, भाईजान यहाँ बोर्ड पर देख लें प्लीज़। बैंक के पास जाएं, लोन लें और घर बनाना शुरू कर दें, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, ऑफिस बनाना शुरू कर दें। ऐसा ही है। अच्छा, स्पेसिफिक लोन जब लिया जाएगा एक ही ऑब्जेक्टिव के तहत लिया जाएगा, ऐसे ही। स्पेसिफिक लोन पे आप क्या पे करोगे? सूद पे करोगे। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया जी इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या होगा? इस एसेट पे कैपिटलाइज होगा, ऐसा है। अच्छा, और बताओ कहाँ से पैसा आएगा? मैं एक चीज़ आपके सामने कहूँ, राइट इशू। कौन सा इशू? ये क्या होता है? शेयर्स इशू कर दें हम, ठीक है? अभी हमने IAS 8 पढ़ना है, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने राइट इशू को डिस्कस करना है। राइट इशू का मतलब होता है शेयर होल्डर से पैसे लेना। शेयर होल्डर्स को क्या देते हो? सूद देते हो? नहीं, क्या देते हैं? क्या डिविडेंड एक एक्सपेंस है? अगर डिविडेंड एक एक्सपेंस होता और मैं कंपनी का मालिक होता तो मैं जितना पैसा कमाता एंड में अपने आप को डिविडेंड दे देता, उसको एक्सपेंस काउंट करके प्रॉफिट क्या कर देता, और मैं टैक्स ही नहीं पे करता। मैं कहता मेरा प्रॉफिट क्या है जी? 0 है। तो डिविडेंड देना एक एक्सपेंस, शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? बैंक को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन डिविडेंड एक एक्सपेंस। तो आप इनको देते तो हो डिविडेंड, लेकिन ये डिविडेंड कैपिटलाइज नहीं होता। ये डिविडेंड एक खर्चा है, जो भी है अप्रोप्रिएशन है, हम उसकी बोरिंग कॉस्ट उसको ना तो बोरिंग कॉस्ट मानते हैं, ना उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, है ना? अच्छा, फिर तीसरी चीज़ क्या होती है? मिसाल के तौर पर ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये एक हाउसिंग स्कीम बन रही है, बैरियर टाउन जैसी बन रही है, या से कोई बड़े लंबे चौड़े ऑफिस बनेंगे, लोग इसको आके क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो बाज़ औक़ात कस्टमर साथ साथ पैसे दे रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आपके पेरेंट्स में से किसी ने कोई घर ख़रीदा होगा तो किस्तों में पैसे दे रहे होते हैं, ऐसा। हर महीने किस्त जारी होती है, हर क्वार्टर में किस्त जारी होती है, ऐसा। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स। क्या कहते हैं? कौन पे करता है ये? कौन पे करता है ये? कस्टमर पे करता है। किसको पे करता है? बिल्डिंग बनाने वाले को। कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है। किसको पे करता है? बिल्डिंग बनाने वाले को। क्या बिल्डिंग कस्टमर की हो जाती है? नहीं सर, जब तक पैसे पूरे नहीं होंगे, बिल्डिंग हैंडओवर नहीं होगी, बिल्डिंग कस्टमर की नहीं। ये बिल्डिंग किसकी है? हमारी है। ये जो पैसा आ रहा है ये कस्टमर का एडवांस है हमारे पास, ऐसा है। अब मुझे बताओ, इस पैसे पे आप कस्टमर को कोई सूद दोगे? नहीं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती।
क्या ये पैसा अगर हम बिल्डिंग में इस्तेमाल करें तो कोई बोरिंग कॉस्ट नाम की चीज़ आएगी? नहीं सर, कुछ भी नहीं आएगा। अब बताओ, अब तक तुम्हें एक ही चीज़ नज़र आई है जिसमें बोरिंग कॉस्ट आ रही है, क्या चीज़ है वो? स्पेसिफिक लोन। ना आपके शेयर्स इशू करने पे जो पैसा आ रहा है उस पर आपने कोई सूद देना है, ना आपने कस्टमर से एडवांस लेने के बाद उसको कोई सूद देना, ऐसा है? आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर ये हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं बहुत सारी, क्या नाम है इनका, पार्क व्यू सिटी। आप इसमें कोई प्लॉट लें, अप फ्रंट आपको कोई 20-25 लाख रुपए देने होते हैं, फिर हर 3 महीने में आपको 5 से 6 लाख रुपए की अमाउंट पे करनी पड़ती है। करते करते 3-4 साल में प्लॉट क्या हो जाता है? आपका हो जाता है। या वो घर बनाने का हिसाब किताब भी हो तो पूरा का पूरा जो है वो प्लॉट प्लस जो ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्रे स्ट्रक्चर होता है, वो आपको दे देते हैं वो लोग। मुझे बताओ, इसके लिए आप पैसे पे कर रहे हो, इसका मतलब है कंपनी को लगातार क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो उसको लोन लेने की तो ज़रूरत नहीं है ना। लोन वो आमतौर पर किस चीज़ के लिए लेती है? शुरू करने के लिए। फिर बाद में कस्टमर से पैसा आता जाता है और जगह बनती जाती है। क्या इस कस्टमर के पैसे पे कोई सूद देना है हमने? नहीं सर। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है मेरे बच्चों? सोचो, और क्या हो सकता है? दिमाग बंद हो गया क्या? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हमारे बिजनेस भी तो चल रहे हैं। अगर कल मैं इधर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर दूं, एक बिल्डिंग बनाना शुरू कर दूं, इस चक्कर में कि चलो यार हम एक बिल्डिंग बनाते हैं इधर और हम उसको इस्तेमाल करेंगे एज रेस्ट हाउस, कस्टमर्स को या स्टूडेंट्स को जो है वो हम हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है जी, हमारा एसेट है सर। मुझे बताएं, मैं अगर अपने ARTD के कैश फ्लोज उस बिल्डिंग पे लगाऊं तो क्या मैं सूद चार्ज करूंगा उससे? तो मुझे बताएं, अगर अपने एक बिजनेस के पैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे लगाना शुरू कर दें तो इस पे कोई कॉस्ट आती है? नो कॉस्ट। अभी तक तुम्हें क्या नजर आया? बोरिंग कॉस्ट सिर्फ किसकी है? बाकी किसी चीज़ की कोई बोरिंग कॉस्ट? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, जैसे अभी बच्चे ने कहा गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट ग्रांट पे कुछ सूद देना है आपने? नहीं सर, तो इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। फिर हमारे पास छठी चीज़ क्या है? जनरल लोन। जनरल लोन का इंटरेस्ट है? हाँ है सर। जनरल लोन की बोरिंग कॉस्ट यहाँ क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। बताओ, सिर्फ 2 चीज़ों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, कौन सी? स्पेसिफिक लोन और। अब बताओ जी, अगर हमारे पास ये सारे का सारा पैसा मौजूद, स्पेसिफिक लोन का पैसा भी मौजूद है, ये वाले भी सारे मौजूद है और जनरल लोन भी मौजूद है, सबसे पहले कौन सा पैसा इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले स्पेसिफिक लोन का पैसा इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट पे सबसे पहले स्पेसिफिक लोन का पैसा इस्तेमाल होगा। रुक जाओ अब्दुल रहमान, बता रहा हूं। सबसे पहले स्पेसिफिक लोन का पैसा इस्तेमाल होगा और उसके बाद सबसे आखिर में जनरल लोन का पैसा इस्तेमाल होगा। जब कुछ नहीं बचेगा फिर जनरल लोन इस्तेमाल करेंगे और इसके दरमियान ये सारी चीज़ें जिसको भी पहले उठा लो, क्योंकि इनमें से किसी की भी कोई कॉस्ट नहीं है। बताओ, इन सब की बोरिंग कॉस्ट है? इन सब की बोरिंग कॉस्ट है, तो इनकी बोरिंग कॉस्ट नहीं है तो इनकी इंटरेस्ट इनकम भी नहीं होनी चाहिए। और अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी तो हम उसको अपने एसेट के अंदर माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब है सर, ऑल अदर सोर्सेज। सबसे पहले स्पेसिफिक लोन, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी उसकी बोरिंग कॉस्ट एसेट पे कैपिटलाइज हो रही होती। जनरल लोन जब तक यूटिलाइज नहीं होगा हम उसको, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो हम क्या कहते हैं जी, सबसे आखिर में उसको यूटिलाइज करेंगे और सबसे पहले स्पेसिफिक को। ऑल अदर सोर्सेज से आने वाले पैसों पे कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं है और नो इंटरेस्ट इनकम, ऐसा है ना ये ना ये। अब बताओ, अगर गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया हो और उस पर सूद चार्ज कर रही हो गवर्नमेंट, तो फिर आएगी बोरिंग कॉस्ट, फिर आएगी बोरिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना। इंटरेस्ट आप बैंक को दो, गुलखान को दो या गवर्नमेंट को दो, बात एक ही है, ऐसा है। अब बताओ ये जी मेरा बच्चा, क्या शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना एक एक्सपेंस है? मैंने यही सवाल पूछा था। नहीं है, तो जब वो एक्सपेंस नहीं है तो हम उसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब है सूद, कंपलसरी पेमेंट। क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी है? नहीं। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो, और प्रॉफिट हुआ भी तो हमारी मर्जी, हम दें या ना दें। तो इसलिए इसकी बोरिंग कॉस्ट, इसको बोरिंग कॉस्ट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं?
डिविडेंड। बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट करना, जिससे पैसे लिए उसको लाजमी सूद देना है। जी मेरा बच्चा, देखो अगर आपने स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है ना बेटा, और आपका प्रोजेक्ट शुरू हो गया, आपने 1 रुपया भी प्रोजेक्ट पे लगा दिया तो भी इंटायर स्पेसिफिक लोन का सूद एसेट पे कैपिटलाइज हो रहा होगा, ठीक है ना, चाहे आप उसको यूटिलाइज करो या ना करो। तो हमारे स्टैंडर्ड में एक अजम्पशन क्या है कि जिस पैसे का बोरिंग कॉस्ट एसेट पे लग रहा है तो भाई उसको पहले यूज़ करो ना, उसके बाद दूसरा पैसा उठाओ। और ये लोन लिया किसके लिए था? अब आप कह रहे हैं नहीं यार मैंने जो स्पेसिफिक लोन लिया है स्पेसिफिकली एसेट के लिए लिया, उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं पहले दूसरे पैसे लगा रहा हूँ और उस पर सूद लग रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हमने जो एसेट के लिए पैसा लिया है, स्पेसिफिकली जाके लोन लिया है, हमारी अजम्पशन क्या होगी, भाई ये तो पैसा लिया ही एसेट के लिए था ना, इसको साइड पे रख के कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं, सूद तो उस पर तब भी देना है। तो IAS 23 की बेस लाइन अजम्पशन क्या है कि स्पेसिफिक लोन का अगर पैसा पड़ा हुआ ना तो आप और कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आपको क्या एग्जॉस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी सारे सोर्सेज, लास्ट रिजॉर्ट में आप क्या करोगे? जनरल लोन इस्तेमाल करोगे, जाने जी। अच्छा, पैसा ही ना लेते, बाकी सोर्सेज पहले यूज़ कर लेते। अगर आप स्पेसिफिक लोन ले ही ना तो सीधी सी बात है, आपने जो सोर्स यूज़ करना है करें, कोई टेंशन वाली बात। एग्जामिनर खेलता है इस पर, वो कहता है शुरू में पैसा नहीं था हमारे पास, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, पहले स्पेसिफिक लोन नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे हम? ग्रांट यूज़ करते रहेंगे। फिर जब स्पेसिफिक लोन आ जाएगा तो जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे बोरिंग कॉस्ट लेना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, बेस लाइन अजम्पशन आपकी हमेशा ये होगी कि जो स्पेसिफिक लोन है ये लोन ऑब्टेन ही इसीलिए किया गया है कि हम इस पर क्या करें, एसेट की कंस्ट्रक्शन करें। तो अगर आपके पास बाकी की कोई सोर्स का भी पैसा पड़ा हुआ है और स्पेसिफिक लोन भी मौजूद है एट वन टाइम, तो पहले आप स्पेसिफिक लोन को एग्जॉस्ट करेंगे, फिर आप बाकी की रिसोर्स उठाएंगे। जी मेरा बच्चा, नहीं आएगा उसकी, नहीं आएगा। अगर तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट पे कुछ सूद देना पड़ रहा है ना तो फिर इनकम लोगे उसकी, नहीं लेंगे हम उसको, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जिस सोर्स का एक कॉस्ट है इनकम उसी, यानी हमने नेट बोरिंग कॉस्ट लेनी है। नेट बोरिंग कॉस्ट इनकम नहीं हो सकती है, ठीक है जी। एक एक्सपेंस होगा उसमें से इनकम क्या होगी? माइनस होगी। आप कह रहे अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के सारा पैसा हमारे पास पड़ा हो और इससे इतनी इनकम आए कि जितनी एसेट की कॉस्ट है उससे बढ़ जाए, तो क्या एसेट नेगेटिव में ले जाएं? नहीं। तो हमने करना क्या है, नेट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी किसकी? सिर्फ 2 चीज़ों की, स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन। और इन केस अगर गवर्नमेंट ग्रांट पे आपने सूद पे करना है तो आपने उसको लेना, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट लेना। बाकी किसी चीज़ की इनकम जिसकी बोरिंग कॉस्ट नहीं है उसकी इनकम भी नहीं लेनी। देखो ये मसला खड़ा हुआ था 2007-8 में, पहले जब मैं शुरू में पढ़ाना शुरू किया था ना तो ये मसला आया था। उसके अंदर एग्जामिनर का जब दिल करता था वो किसी भी सोर्स की इनकम डाल देता था। फिर 2011 तक ये मामले चलते रहे। 2011 में ट्रीटमेंट सही हुई जब पहली दफ़ा इन्होंने स्टडी टैक्स निकाले। 2013 में और रिफाइन हुई, और इस वक्त जो एग्ज़ाम सेटअप है उसमें तो ये क्लियर कट अजम्पशंस क्लियर हो चुकी हैं कि ये अजम्पशंस लेनी है बच्चों ने, ठीक है जी। इससे आगे पीछे नहीं बढ़ सकती बात। अब आपने इसके अगेंस्ट कोई अजम्पशन ली, खामखा नंबर लूज़ करोगे, ठीक है जी। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताई हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये 2013 से पहले जिस तरह से टेस्ट होता था ना, आप उसके सवाल करोगे ना 25-25 नंबर के बोरिंग कॉस्ट के सवाल हैं, 20 नंबर 25 नंबर, लेकिन फजूल हैं। क्यों? इसी तरह के पैसा आया फिर वो गया। अब हमने रूल बना दिए कि जी पहले कौन सा पैसा स्पेसिफिक, आखिर में कौन सा पैसा जनरल। अब इसमें वो चीज़ें नहीं आती। दूसरा मसला, IFRS 15 एक स्टैंडर्ड है। ये बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग किसकी बन रही है? हमारी बन रही है। बना कौन रहा है? ना हम नहीं बना रहे, हम थोड़ी खुद ब्लॉक और सीमेंट लगा रहे हैं, एक ठेकेदार बना रहा है। ठेकेदार को क्या दोगे तुम? पैसे दोगे उसको, तुम जो है वो जो उसका खर्चा है, जो उसने मजदूरी की है वो दोगे। ऐसा ठेकेदार की अकाउंटिंग है IFRS 15 में, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। और जिसकी बिल्डिंग बन रही है उसकी अकाउंटिंग कहाँ है? IAS 23 में। पहले ये दोनों स्टैंडर्ड FAR 1 में होते थे। तो एग्जामिनर जो सवाल बनाता था ना तो उसमें वो टर्मिनोलॉजीज भी यूज करता था जो IFRS 15 में है, ठीक है जी। प्रोग्रेस पेमेंट्स, ठीक है जी, रिटेंशन मनी, एडवांस टू सप्लायर, इनवॉइस एडजस्टमेंट, नेट ऑफ टैक्स पेमेंट्स। अब
चूंकि हमारे कोर्स में IFRS 15 नहीं है, पिछले 5 साल से नहीं है। कोविड के बाद से IFRS 15 क्या हो गया था, निकाल के कहाँ डाल दिया गया था, FAR 2 में। तो अब आपको इसके सवाल कंपैरेटिवली आसान लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ IAS 23 की टर्मिनोलॉजी से सवाल बनाता है। पक्का जी? नंबर 4 पे क्या लिखा है? वेरी गुड मेरा बच्चा। समझना तो तेल लेने गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जी, बात रखें, बात जी। बढ़े हम आगे। ये स्टैंडर्ड में भी अजम्पशन या खाली एग्जाम में, ये अजम्पशन स्टैंडर्ड में भी है। और ये कहाँ से डेवलप हुई अजम्पशन? IAS 23 पे एक डॉक्यूमेंट है 42 पेजेस का, ठीक है जी, PwC का। आप घर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिख दीजिएगा बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, 40-42 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो निकाल लेना। उसके अंदर FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना। पूछा जी पहले कौन सा सोर्स इस्तेमाल होगा, तो PwC ने उस पर जवाब दिया है ये वाला, अगर ये हो जाए तो ये होगा, ये हो जाए तो वो होगा, ठीक है जी। ये बेस बनी है किस चीज़ की, हमारी इन सारी ट्रीटमेंट्स का, ठीक है जी। और ये एग्जामिनर और बाकी के सारे जो लोग पढ़ाने वाले हैं ना, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है इसके ऊपर कि ये इस तरीके से। पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक ट्रीटमेंट बिल्कुल सही किया, पंजाब में एक टीचर ने उस पर शोर उठा दिया कि यार ये क्या है भाई, ये तो मेरी अजम्पशन तो ये। फिर उसको बताया गया ये तेरी अजम्पशन और मेरी अजम्पशन का मसला नहीं है, मसला ये कि एक स्टैंडर्ड में जो थीम है और फिर उसके बाद ये जो गाइड है, इसकी बेसिस पे सारी प्रैक्टिस सेट हुई हुई है। तो अब इसके अंदर कोई अपनी डेढ़ होशियारी नहीं करेगा, भाई मान गए, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक सीनियर पार्टनर को रिव्यू करा रहा था IAS 19 की ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा ये गलत किया आपने। मैंने कहा सर स्टैंडर्ड में इस तरह लिखा है। स्टैंडर्ड देखा, कह रहा है स्टैंडर्ड गलत है। मैंने कहा भाई जब आप ये कह सकते हो स्टैंडर्ड गलत है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हो। फिर यहाँ क्या हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। मैं नहीं मानता। होता ना, एक माँ ने एक बच्चे को आलिम बनाने के लिए किसी के पास भेजा, उसने कहा मैं 2 साल में ऐसा आलिम बनाऊंगा इसको कि लोग इसके पास से उठ के भागेंगे। 2 साल उसने उसकी ट्रेनिंग की। इसके बाद जो आलिम आता था उससे मनाजरा करने के लिए उठ के भाग जाता था। कह रहा यार क्या पागल का बच्चा ही है। तो माँ ने देखा कि कर क्या रहा है, जो दलील उसके आगे दे, कह रहा मैं नहीं मानता। ठीक है जी, वो बड़ा हो गया, इंजीनियर मिर्ज़ा बना, ठीक है ना। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। है किसकी? जी 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 बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। मैंने कहा किसी को बुरा ना लग जाए। आप में से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। मेरी अल्लाह से एक दुआ है यार, जो जिसको फॉलो करता है अल्लाह उसके साथ ही उठाए उसको, हैं। तैयार हो मैं नवाज शरीफ के साथ उठने के लिए? सर आप बाबर आजम के साथ उठेंगे? इंसान के बच्चे बनो यार। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें टेबल बना के दे दिया, कोई काम नहीं करना तुमने, अब इससे सिर्फ बोरिंग कॉस्ट निकालनी है। टेबल में वो कह रहा है भैया कि हमारे पास कंपनी एक्स इज कंस्ट्रक्टिंग अ क्वालिफाइंग एसेट ड्यूरिंग 2024 ऑन 1 जनवरी इट ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 500 कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 16%। इनकम रेट कितना है और ओडी फैसिलिटी जब भी यूज़ होगी। अच्छा अब देखिए हमारे पास 500 रुपये का लोन है, पहले महीने ही कितने का खर्चा हो गया? 200 का नज़र आ रहा है, कितने रह गए? फिर इसके बाद खर्चा हुआ कितने का? हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था तो हमने क्या यूज़ कर लिया? ओडी यूज़ कर ली। करते 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 हम आगे गए, हमारे पास 100 रुपये का ओडी का बैलेंस था। हमने राइट इशू लेकर आया कितने का? याद रखना, जैसे ही राइट इशू आएगा, कोई भी सोर्स आएगा और आपने जनरल का पैसा इस्तेमाल किया होगा तो हम जनरल लोन पे ऑफ कर देंगे ताकि सूद लगना बंद हो जाए। अब बताएं हमारे पास कितने रुपए का जनरल लोन चल रहा था? 100 रुपये का। जब जैसे ये 600 आया हमने क्या किया? 500 अपने पास रखे, 100 रुपये का लोन
पे ऑफ कर दिया। अब बताओ हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े? ये किसका पैसा है? क्या इस पे इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए हमारे बोरिंग कॉस्ट? नहीं, नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये पैसा स्पेसिफिक लोन का नहीं। अच्छा, फिर इंटरेस्ट इनकम सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे आती है, दिमाग में रखना। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने 650 रुपये का खर्चा किया, और इससे क्या हुआ? हम दोबारा ओडी में आ गए। फिर 2 महीने ओडी चलाया, फिर कस्टमर ने कितना पैसा हमें दिया, तो हमने पहले क्या किया? ओडी फारिग किया और 190 सरप्लस पे बैठ गए। फिर हम 190 रुपये के सरप्लस पे अगली दफ़ा हमने फिर क्या किया? 300 का खर्चा किया, फिर किस में आ गए? अब मुझे बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? शाबाश। इंटरेस्ट इनकम सिर्फ किसकी आएगी? स्पेसिफिक लोन की। शाबाश। चलो जी, मैं करवाऊं उसको? बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो मेरे बच्चों, मैं इसी टेबल को सामने रख के बोरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं, ठीक है? क्या पहले महीने से काम शुरू हो गया था? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि जो स्पेसिफिक लोन है, मैं कहूं जी हमारे पास था कितने का? 500 मल्टीप्लाई बाय 11 महीने। 11 इसलिए कि 12वें महीने में काम ही नहीं हुआ। सूद का रेट कितना? 70.33। ठीक है मेरा बच्चा। अब इसके बाद हमारे पास आएगी इनकम। इनकम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोन की आएगी। बस कितने? 300 रुपये 2 महीने की। वो बच्चा कहाँ गया जो कहता था कि टेबल के बगैर भी मैं काम चला लूँगा? हाँ जी, नहीं आया वो, उसके बाद आना ही बंद कर दिया उसने। आया हुआ क्या आ रही है? 7%, 3.5, कितना रहेगा ये? 69.83। अब हमारे पास सर स्पेसिफिक के बाद, अच्छा बाकी दरमियान में सबको इग्नोर करते हुए 100 वाले 3 महीने, 150 वाले 2 महीने और 110 वाला 1 महीना। 100 वाले 3 महीने, 150 वाले 2 महीने और 110 वाला 1 महीना। ख़त्म हो गया सवाल से। बेटा 29 नवंबर को एसेट कंप्लीट हो गया ना, तो जब एसेट कंप्लीट हो जाए तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन हम रोक देते हैं, ठीक है? भले हमने उसको पे बाद में किया हो। कितना जी? कितना? 13 पॉइंट, टोटल मिला जुला और हिला के 82.84 नहीं? डन है जी, कर लोगे मेरे बच्चों? कैसे, क्या चीज़? यूज़र भाई ऐसे सवाल का क्या जवाब दूँ? कैसे, कौन सी चीज़ कैसे? मेरा बड़ा वेग सवाल है। आओ बेटा ज़रा आंखें खोल के हम देखें। ये 100 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट का लोन है, 3 महीने आए। फिर 150 रुपये 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहा और 110 रुपये 1 महीने। दानिश, अच्छा दरमियान में जो ये राइट इशू आया है, कस्टमर से रिसीट्स आई हैं। अच्छा क्योंकि आपसे पूछे कि जब CWIP कैपिटलाइज हुआ था 30 नवंबर पर तो वो कितना था, तो हम कहते जी CWIP एट 30 नवंबर पे कितना था? खर्चा कितना कितना हुआ है? 200, 400, 650 और कितने? 3, चारों मिला के 200, 400, 600, 1250, 1550। आप लोग नहीं करो बेटा, सिर्फ देखते रहो आप। और 82 पॉइंट किधर है? 1682। जी मेरा बच्चा,
कमीशन बिल्कुल लेते। ये 150 कैसे आया, दोबारा भाई को बताएं। हमारी जेब में पड़े हुए थे 500 रुपये, खर्चा कितने का हुआ? 650 रुपये का। तो ये 150 रुपये हमारी खाला ने दिए या हमारी फुप्पो ने दिए? ना खाला ने दिए ना फुप्पो ने दिए, किसने दिए? बैंक ने ओवरड्राफ्ट दे दिया। ऐसा है? तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिनको आज तक खाला फुप्पो से कुछ मिला है? पैसे वैसे की बात करो। गुड यार, वेरी गुड, माशाल्लाह भाई, बड़े नेक लोग हो यार। हैं? उल्टा दिया है? अच्छा, उल्टा। जिसके बाप ने अपनी बहन का हिस्सा खाया है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जलील करके उठाएगा। मैं बिल्कुल ये सही यही समझता हूँ। बहनों का हिस्सा खाने वाले से बड़े दुनिया में बड़े बेगैरत नहीं है, ये याद रखना। मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, किसी का भी हिस्सा खाओगे आप, क़यामत के दिन बहुत कुछ देना पड़ जाएगा और बड़ा भारी पड़ जाएगा आपको सौदा। दुनिया में हिसाब किताब करके जाओ भाई। बड़े हम आगे दोस्त, चलो इस पर बात करते हैं, रुक जाओ। दुनिया बड़ी हराम खोर है, जिसकी फेवर करो उल्टा काटना। मौला अली का कॉल है, आप सुने उसको, आपको फील होगा कि ये किसी आम बंदे का कॉल नहीं है। मौला अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो, फिर उसके हर बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पे आप एहसान करें तो फिर वो आपको एक सबक दे के जाते हैं। मेरी आदत थी, मैं ये कुछ लड़के मेरे मोहल्ले में भी रहते होंगे, यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं अक्सर नमाज़ों में, तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलता था। एक बंदे को 500 दिए, दूसरे को 500 दिए, तीसरे को 500 दिए। नहीं हुआ क्या, उसमें एक ने ना मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, दूसरे ने पीछा नहीं, तो मैं ड्राइवर ने उसको पकड़ा, बोला क्या? बोला वो साहब का घर देखना है। तो अगले दिन वो आया, जी ये मेरी बीवी बच्चे हैं, शाबाश इनको भी दो। मेरा ड्राइवर कहता है आप इनको आज दे देना, कल ये ख़ानदान को ले आएगा, और आप नहीं देंगे तो दुश्मनी करेगा फिर आपसे। मैंने वो अब्दुल्ला मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हैं? अरे आगे बढ़े। अच्छा, अब सुनना एक चीज़, मुझे एक बात बताएं, अगर मल्टीपल स्पेसिफिक बोरोइंग हो तो ये क्या होता है जी? मल्टीपल स्पेसिफिक बोरोइंग, बोर्ड पे देखिएगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं सर। अज्यूम करें ये है मंथ्स, एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस। हमने जनवरी के महीने में एक लोन लिया, स्पेसिफिक लोन 500 मिलियन का, खर्चा कोई नहीं किया। इस लोन का मार्कअप रेट है या इंटरेस्ट रेट जिसको आप उर्दू जुबान में कहते हैं, वो है 16% या 17%, और इनकम रेट है 6%। डन, ये हमने एक स्पेसिफिक लोन ले लिया। अब हमने सर जनवरी के बाद फेब के महीने में स्पेसिफिक लोन से 400 का कर दिया खर्चा। कितने रह गए? ये मार्च में भी 100 है, ये अप्रैल में भी क्या रहा है? 100 है। हमने जून के महीने में 300 रुपये का और ख़र्चा कर दिया। अब इतने पैसे तो हैं नहीं, हम चले गए होंगे किस पे? ओडी पे। ओडी का इंटरेस्ट रेट है 23%। डन है जी? किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब बताओ, ये हमारा सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सर ये हमारा ये जुलाई के महीने में भी 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा। डन। स्पेसिफिक पहला वाला लोन क्या हो चुका है जी? ओहो, चील की निगाहें भाई की। थैंक यू वेरी मच यार। ऐसा है, जून में भी 200 रहा। डन है। अब हुआ क्या कि हमने जुलाई के महीने में 1 जुलाई को एक 400 रुपये का और लोन ले लिया। ये कौन सा लोन था?
अब जब स्पेसिफिक लोन आया तो हम जनरल लोन को क्या करेंगे, कितने का लोन है, अच्छा 400 नहीं 450 कर देते हैं, कितने, जैसे ही 450 आया हमने स्पेसिफिक लोन से जनरल लोन को क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, तो कितने रह गए, ये रह गया जी 250, ऐसा। इस वाले स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट रेट है 18% और इनकम रेट है 6%। डन। अब बताओ हमारे पास कितने स्पेसिफिक लोन है, एक कब लिया था साल के और एक कब लिया साल के बीच में, ऐसा। अब बताओ बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहा 250। सर नवंबर के महीने में हमने 400 रुपये का और खर्चा कर दिया, इससे क्या हुआ, ओडी आ गया कितने का, और ये दिसंबर में भी 150 रुपये का ओडी रहा। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर जानना चाहता है कि इन दोनों स्पेसिफिक लोन पे भी सूद लगेगा, दोनों पे इनकम भी आएगी और जनरल लोन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कैसे करेंगे इसको। तो हम लेते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन में कौन सा, फर्स्ट लोन। फर्स्ट लोन था कितने का, कितने महीने काम होता रहा, 11 महीने। 11 महीने, पहले महीने काम नहीं हुआ, नहीं हुआ पहले महीने काम, नहीं हुआ नलायकों, नहीं हुआ, फिर कितने परसेंट, 17%। सूद ये कुछ आ रहा होगा, चेक करो, 77.91 या 92, ठीक है जी। अब बताओ जी मेरे पास इसके बाद इनकम, इनकम कितनी, 100 के 3 महीने, %6, कितना बेटा, कितना हो गया, 42। अब बताओ स्पेसिफिक में हमारे पास सेकंड लोन, कितने कितने का लोन है सेकंड, कितने महीने, जुलाई में लिया, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने, सूद का रेट कितना, 40 पॉइंट, सही कह रहे लड़का। इनकम कितने, 250 वाले, 250 वाले 4, 1 2 3 4, 5 क्यों, अल्लाहु अकबर मेरे बच्चों। सूद का रेट आ जाएगी अभी, अच्छा चलो ठीक है, हो गया ये। अब बताओ ये कौन से स्पेसिफिक लोन का सारा सूद आ गया कितने का, ना ना टोटल बताओ, ये 0.5 है, 5 है, ये 5 है ना, ये कितना आ रहा है टोटल, ये सारे का सारा स्पेसिफिक लोन का सूद आ गया, डन। इसके बाद जनरल बड़ा आसान है, जनरल सिर्फ पाकिस्तान में मुश्किल है। 2 महीने ये 200 वाले और 150 वाले 2 महीने, ऐसा। सूद का रेट क्या आ रहा है, 308.5, खत्म। क्या हो गया, मैंने कहा 300 रुपये का लोन नहीं है टोटल, तुमने सूद 300 रुपये का बना दिया है, पठान से लिया क्या सूद। 150 वाला 1 महीना है। ओ भाई हर सवाल 30 नवंबर पे खत्म नहीं होता,
मनुसों टोटल कितना है? 125.34। तो ये कॉपी कर लें। अब देखो इस तरह के सवाल में आप कुछ ना कुछ हाथ पांव मार के आ जाते हो, टेबल इधर उधर करके कुछ ना कुछ कर लोगे। हाँ जी, कल मैं लंच कर रहा था सर खालिद पेडी वाला के साथ। खालिद पेडी वाला सबको जानता है? नहीं जानते हो? खालिद पेडी वाला साहब ने पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा टैक्स के स्टूडेंट्स पढ़ाए, कैफ और फाइनल में। अब तो खैर उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो साउथ के कोई 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उनके हाथ से क्वालिफाई हुए हों। 450 कैसे आया ये बता दें, ये आज मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि 450 का हमने क्या लिया है, नया लोन लिया। हाँ जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या नसीहत है जो किसी फेल हुए हुए स्टूडेंट को करनी चाहिए। उसने कहा फेल हुआ स्टूडेंट अगर दोबारा क्लासें ले रहा है ना, उसको बोलो कि टीचर अगर क्लास में ये भी पढ़ा रहे हैं ना 2 + 2 = 4, तो वो भी पूरी ईमानदारी से बैठ के पढ़े। हमारे यहाँ जो है ना वो डेढ़ होशियार होते हैं लोग, कह रहे यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको बाद में पढ़ेंगे, देख लेंगे, रोज़ ही पढ़ा है, इसको क्यों बोल रहा है भाई हैं? जो आज पढ़ रहे हैं वो कल के मॉक में आया था। मैंने तुम लोगों को बहुत दफ़ा बोला है कि मॉक आप एक दिन बाद दिया करो। कल वाला मॉक आपने क्या आज देना था? वाह, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो। इसी मंथ के मिड में हम करेंगे, मिड में। आज मैंने कहा यार क्लास में अच्छा खासा कवर हो गया। हसान भाई आज घर से बैठ के क्लास ले रहे हैं। किसको? इसको? ये रुक गया बेटा, रुक जाओ। आओ मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह आपको कभी एग्जामिनर की नौकरी ना दे। यार मेरे 10 साल बंदा और पढ़ा ले, बस फिर उसके बाद क्या करना है, जाके चिल करे ज़िंदगी में। क्या मरते दम तक क्या पढ़ाते रहना है? क्या पता ऐसा ही हो। आगे बढ़ो दोस्त। अब देखो ये एक सवाल है पास पेपर्स का, इसमें डबल बोरिंग है और दोनों स्पेसिफिक लोन्स हैं, ठीक है। ये कह लीजिए मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन। ये हर सवाल में नहीं होगा, अल्लाह के वास्ते, ये इस सवाल में है, मे भी अगले सवाल में ना हो। हर जगह पे 30 नवंबर नहीं आएगा। द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये खर्चे, पहला खर्चा हमने कब किया? 1 जनवरी से, फिर 1 अप्रैल, फिर 15 दिसंबर। लेकिन वो कह रहा है कि एसेट तो कंप्लीट हो चुका था कब? नवंबर के। तो इसका मतलब है बोरिंग कॉस्ट नवंबर तक कैपिटलाइज होगी, उसके आगे जो खर्चे हैं उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। फिर उससे का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टोटल पैसे कितने, वो खर्चा कितना हुआ है, करना कितना है? गिन गिन बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, इन 3 को ऐड करना सीख लो। अगर कैलकुलेटर जवाब नहीं दे रहा फेंक दो उसको। 500 ऐसा। अब सुनो, हमने 1 जनवरी को 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये उसूलन आपको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि बोरिंग कॉस्ट का एक सवाल है
तो मुझे ये पुराना पास पेपर है 2012 का, तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये एक स्पेसिफिक लोन है। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये किससे लोन लिया हमने? पब्लिक से लिया हमने। किससे लोन लिया? पब्लिक से लोन लिया। कितना सूद इस पर हम देंगे? 12% का। कितने का लोन मिला हमें? 150 रुपये का। हाँ स्पेसिफिक है, ठीक है जी, ये उसूलन लिखा होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जब तक के एग्जामिनर कहे नहीं कि जनरल लोन है या ओडी है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? स्पेसिफिक। डन। फिर 14% टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। डिवेंचर टाइप की एक चीज है, इस पे भी सूद है कितने का? ये कब लिया गया? 1 अप्रैल को। तो एक स्पेसिफिक लोन 1 जनवरी को लिया, दूसरा अगली दफा जब मैं सवाल क्लास में कराऊंगा ना बच्चों को, तो मैं इसके ये अल्फाज काट के लिख दिया करूंगा क्या चीज? फर्स्ट स्पेसिफिक लोन, सेकंड स्पेसिफिक लोन, ठीक है जी। अब बताओ ये दूसरा स्पेसिफिक लोन आ गया, फिर क्या है जी? राइट शेयर इशू जी, लिख रहा है एस्टिमेटेड रिटर्न 22% है। घबराना नहीं, धोखे में नहीं आना, इस पे कोई सूद कैपिटलाइज। इससे कितने पैसे आए? 50। उसने कहा जी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे 2016 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा अमाउंट एक लॉन्ग टर्म लोन है, ऐसा है ना? कौन सा लोन है? कब पे करना है? कोई टेंशन नहीं है। फिर सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होंगे किस रेट पे? यह हमें पता चल गया, ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रक देर से पहुंचा, जिसकी वजह से पूरे जून के महीने में काम जी एबनॉर्मल डिले है ये, ऐसा। शाबाश, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो जी। प्रेफरेंस शेयर्स लोन है, रिडीमेबल है वो। यूजर भाई कौन सी भंग लगाते हो यार? बताया भी राइट इशू शेयर होल्डर्स का पैसा है, इस पे सूद नहीं होता, ये लोन नहीं है। फिर पूछ रहे जनरल लोन है। ऐसे डांट दिया करूं तो नाराज वराज नहीं हुआ करो। इनकम लेंगे अगर उसके पैसे बचे तो, उससे अगर पैसे बचे हैं तो माइनस करोगे इनकम लोग। नहीं तो इनकम बचेगा, मतलब इनकम का रेट ये रहा ना 9% दिया ना नीचे। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 9%। हाँ जी मेरा बच्चा, दोबारा बताओ क्या करें? नहीं देखो, एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में बोरिंग कॉस्ट बंद नहीं होता, सब्सटेंशियल कंप्लीशन पे होता है। उसके बाद भी खर्चा हो सकता है, ठीक है ना? नहीं हुआ ना कंप्लीट। देखो बेटा, सब्सटेंशियल कंप्लीशन और कंप्लीशन में फ़र्क है। सब्सटेंशियल कंप्लीशन का मतलब है 90% एसेट कंप्लीट हो गया हो तो स्टैंड कहता है बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दो। खर्चा उसके बाद भी हो सकता है, वो आपने एसेट में कैपिटलाइज करना है। ये एसेट किस तारीख को सब्सटेंशियली कंप्लीट हुआ है? 30 नवंबर को। इसके बाद भी अगर इस पर कोई खर्चा हुआ है और वो आप एग्जामिनर लिख के दे रहे हैं कि एसेट पे हुआ है, वो कैपिटलाइज एसेट पे ही होगा, लेकिन उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटल, ठीक है। कोई पूछे एसेट कितने का बना, हम क्या कहेंगे कि ये एसेट कितने का बना है जी? 500 रुपये प्लस बोरिंग कॉस्ट, ऐसा है। एक चीज़ देखो याद रखो, इवन अगर एसेट कंप्लीट भी हो जाए ना और उसके बाद भी उस पर खर्चा होता है और एग्जामिनर कह रहे हैं कि ये रिपेयर नहीं है, तो वो खर्चा क्या होगा? ओवरहॉलिंग का खर्चा होता है वो, और वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। सिर्फ 2 खर्चे एसेट पे लगते हैं जो कैपिटलाइज नहीं होते, कौन से? रिपेयर और मेंटेनेंस का, ठीक है जी। इस तरह के घटिया सवालात पुराने पेपर्स में आपको बहुत नजर आएंगे, जिसमें ऊपर लिख देता है वो कि एसेट कंप्लीट है और नीचे क्या करता है? एक खर्चा और डाल देता है। वो बच्चे की ये चीज़ टेस्ट कर रहा होता है कि इस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ना करे, तो फिर उसको चाहिए कि ऊपर वो अल्फाज से ही लिख दे कि एसेट वॉज सब्सटेंशियली कंप्लीट, ऐसा है। बढ़े हम आगे, मैं कराऊं? हाँ यस,
इंशाल्लाह तू उस दिन भी नो बोलेगा जब तुझे मौलवी कहेगा कि कबूल है, और तू कहेगा जनवरी फेब मुझे बताओ कब से हमारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हुई है? पहला लोन कितने का? 150 रुपए का। खर्चा कितने का है? तो 50 रह गए। खर्चा कितना है? 100, फिर 310 पहली अप्रैल को हुआ है। अब यहां पहली अप्रैल को कोई पैसा आया भी है क्या? 50 पहले का था, 300 और आ गया, और 310 निकल भी गए। ये सारा पैसा किसका है? स्पेसिफिक लोन का। फिर जुलाई में हमारे पास क्या आया है? एक राइट शेयर है, कितने का? 50 का। तो क्या हम कह सकते हैं कि 50 अलग है, 40 अलग है? ये अलग अलग नस्ल के पैसे हैं 90, लेकिन 50 स्पेसिफिक लोन का, 40 स्पेसिफिक लोन का है और 50 ऐसा है जिसको सर में कंसिडर नहीं करते। कब तक? बस खत्म। अब आए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं मेरे पास स्पेसिफिक लोन पे स्पेसिफिक कितने लोन हैं? 2 लोन है। पहला लोन कितने? 10 महीने। जनवरी हटा के, सॉरी दिसंबर और हाँ जी 10 ओवर 12, 12% कितना? 15 रुपए। इनकम है इसमें कोई? कितनी? 50 3 महीने कितना बेटा? 1 बस। इसके बाद सेकंड दूसरा लोन था कितने का? 300 का। और ये 300 के लोन पे कितना? अप्रैल से गिनती शुरू करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने काट दो, 7 महीने। सूद का रेट कितना रहे बेटा? इनकम कितने? 40 रुपए। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। सूद का रेट यही चाहिए। सही कह रहा है हमारा बच्चा। कितने लोगों ने खुद सही कर लिया था? वेरी गुड जी। बाकी लोगों ने क्या गलती की थी इसमें? हैं? क्या चीज? जून का कैपिटलाइज हो गया, और क्या गलती हुई? तो माशाल्लाह जिस हिसाब से क्लास के 5-6 बच्चे सही कर लेते हैं, तो इस हिसाब से लगता है कि रिजल्ट कोई 12-15% आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि जैसे पहली अटैम्प्ट में सही नहीं होता ना, दूसरे अटैम्प्ट में सही होना शुरू हो जाता। ये मैं नोट किया। दूसरी अटैम्प्ट देनी है बगैर तो एक चीज़ कराई है, उस जैसे सवाल दोबारा दे रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जल्दी करवा दिया, ये रीज़न था या कहीं गलती की थी? क्या रीज़न क्या था? मैं बता दूं भाई, तुम लोग यकीन करो, एक डॉक्टर के पास जा रहे हो,
बैठे हुए वो कह रहे कहाँ दर्द हो रहा है, तो चुप करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है भाई कहाँ दर्द हो रहा है, मैं दवाई दे दूं। तो कह रहा है भाई खुद हाथ लगा के चेक कर ले जहां से आवाज आए। भाई क्या स्पीड की वजह से मैं जल्दी करा दिया, ऐसा है हैं? चलो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। अच्छा चलो, एक सवाल और देखते हैं। ये आपने घर से करना है। हैं? व्हाट्सएप पे भेज दूं? मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो, मैं इसको रीड कर रहा हूं। राइट शेयर्स पे इनकम नहीं आएगी, इनकम मिलेगी, हम उसको इनकम को पीएनएल में डाल देंगे। राइट शेयर के जो 50 रुपये पे इनकम मिलेगी हम पीएनएल में डाल देंगे, उसको हम कैपिटलाइजेशन में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि राइट शेयर पे सूद नहीं लगा ना। आगे बढ़े हम। ये कह रहे जी ऑन 1 जनवरी 2023 टेक्सटीओ लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री। ठीक है जी, बिलो इज द बैकग्राउंड ब्रेक डाउन ऑफ द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये पेमेंट्स हैं, 1 फेब से काम शुरू हुआ है, 2023 भी लपेटे में ले लिया और 24 में भी ये घुस गया। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड हमें नीचे पता चलेगा। आगे बढ़ो। ये कह रहे भैया हमने 2023 में एक स्पेसिफिक लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, फिर हमने क्या लिया? राइट इशू लिया। फिर हमने क्या लिया? शॉर्ट टर्म लोन लिया। इसमें स्पेसिफिक लोन कौन कौन से? पहला वाला और तीसरा वाला, दरमियान वाला लोन नहीं है। ऐसा सरप्लस फंड उसने कहा हमने इन्वेस्ट कर दिए किस रेट पे? 10% पे। कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई। अब रीजन क्या है? हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वॉज कैरिड आउट। ये नॉर्मल है, इसमें कैपिटलाइज होगा। बताया था पहले दिन मैंने कि सब्सटेंशियल टेक्निकल और ये रिसर्च बेस्ड वर्क जो है वो इसमें हम काम ना भी करें तो बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन, दिस इज अ प्योर कोइंसिडेंस। हमारा चौथा पांचवा सवाल किस टाइम पे खत्म हो रहा है? 30 नवंबर को। फिर बट माइनर मॉडिफिकेशंस इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन। तो भाई हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज जब भी हो, हमारे लिए वो डेट नहीं है, हमारे लिए मेन डेट क्या है? अब ऊपर देखें एक बेगैरती और हुई हुई है। एक खर्चा कब हुआ है? 1 फेब 2024 को। इसको तो आपने कंसिडर ही नहीं करना। क्यों? आपने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कहाँ रोकनी है? 30 नवंबर पे। ऐसा है, ये कर लोगे? ये आपका 2 अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन है, 2 या 3 अटेम्प्ट पहले का जी। बिल्कुल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। और इसका डेप्रिसिएशन भी हम 1 जनवरी से लेंगे, क्योंकि हमने ये IAS 10 में जाके पढ़ना है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बाद में पता चल रहे हैं, हुए हुए पहले भी होते हैं लेकिन पता बाद में चलते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके बिहाफ पे खर्चा किए जा रहा है, एसेट उसने बना दिया, आपने उसको पैसे क्या किए? देर से दिए, कैपिटलाइजेशन डे 1 हो जाएगी। ठीक है जी, इसको आपने भी इतना दिमाग नहीं लगाना। अभी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? IAS 23। ईयर एंड की जरूरत ही नहीं है ना मेरे बच्चे, 30 नवंबर तक आपने काम करना है। हाँ ये हमने इग्नोर करना, टोटल इग्नोर। जी मैं कर रहा हूँ बेटा, ड्राइव अपडेट कर रहा हूँ मेरा बच्चा। जी मेरा बच्चा अदर सोर्सेज में उसको कुछ भी नहीं करना, ना उस पर इनकम लेनी है ना उस पर इंटरेस्ट लेना है, कुछ भी नहीं करना। उसके इग्नोर करने के नंबर हैं